आप जब कभी भी आंसर दो तो कंपनी एक्ट ध्यान में रख करके आंसर मत देना। यहाँ पर जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, जनरली कंपनी एक्ट को ध्यान में रख करके आंसर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषा में मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यय। व्यय किसे कहते हैं, एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? तो एक्सपेंडिचर की जो परिभाषा है वो ये है, किसी व्यवसाय को संचालित करने में जो लागत आती है उसे व्यय कहते हैं। किसी व्यवसाय को, किसी बिजनेस को ऑपरेट करने में जो कॉस्ट आती है उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एक्सपेंडिचर 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक नाम सुना होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक तीसरा और नाम सुना होगा। आपको पता है तीसरा एक्सपेंडिचर कौन सा है? पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय। और तीसरा कौन सा एक्सपेंडिचर है? वेरी गुड, वेरी गुड महेंद्र गजानंद, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तो पूंजीगत व्यय, एक आयगत व्यय, और एक तीसरा और नाम है जिसका नाम है आस्तिगत आयगत व्यय। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले एक्सपेंडिचर में किसी व्यवसाय को संचालित करने में जो लागत आती है उसे व्यय कहते हैं। किसी व्यवसाय को संचालित करने में जो लागत आती है उसे व्यय कहते हैं। किसी बिजनेस को ऑपरेट करने का जो खर्चा आता है उसे व्यय कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय, और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आस्तिगत आयगत व्यय। आस्तिगत आयगत व्यय। अब मैं आपसे पूछूं पूंजीगत व्यय क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 लाइन 2 लाइन में जवाब दे दोगे। कोई बताएगा पूंजीगत व्यय क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? पूंजीगत व्यय क्या है? सोचो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। वेरी गुड। जो खर्चा असेट का निर्माण करता हो, तो महेंद्र आपको यह बोलना चाहिए था ऐसा खर्चा जो फिक्स्ड एसेट का निर्माण करता हो। रामावतार, आपका आंसर भी सही है कि जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा मिलता हो। तो ध्यान दीजिए, इसकी जो परिभाषा है वो ये परिभाषा है कि ऐसा खर्चा जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा मिलता हो, जिससे फिक्स्ड एसेट का निर्माण होता हो, जो नॉन रैकरिंग प्रकृति का हो। नॉन रैकरिंग का मतलब होता है अनावर्तक प्रकृति। अनावर्तक का मतलब होता है जो बार बार नहीं होता हो। जो खर्चा बार बार नहीं होता हो, अनावर्तक प्रकृति का हो, नॉन रैकरिंग प्रकृति का हो। और ऐसा खर्चा जो आपका
मटीरियल नेचर का हो, यानी जिसकी प्रकृति सारवान हो। सारवान का मतलब व्यवसाय के प्रकार को देखते हुए अमाउंट बहुत बड़ा हो, तब जाके उस खर्चे को अपन कौन सा खर्चा बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? ऐसा खर्चा जिसका फायदा 1 से ज्यादा साल तक मिलता हो। नंबर 2, जिससे फिक्स्ड एसेट का निर्माण होता हो। नंबर 3, जिसकी राशि सारवान हो, मटीरियल हो। और नंबर 4, कि जो अनावर्तक प्रकृति का हो, बार बार नहीं होता हो। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। आपको मालूम होगा कि एक किराना व्यापारी ने एक कैलकुलेटर खरीदा, सिटीजन का कैलकुलेटर खरीदा 500 रुपए का। कंपनी का नाम था सिटीजन कैलकुलेटर का, जिससे किराना का हिसाब किताब रखूंगा। बढ़िया कंपनी का कैलकुलेटर है, खूब चलेगा। मुझे बताइए, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? हां या ना? नहीं है, नहीं है, ये रेवेन्यू नेचर का है। मुझे बताइए, क्या इसका फायदा 1 से ज्यादा साल तक मिल रहा है? यस और नो? मिल रहा है, यस। मुझे बताइए, ये खर्चा बार बार होता है? बार बार होता है क्या ये खर्चा? हर साल करना पड़ता है क्या? नहीं। ओके, सारवान जो है, तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि इससे असट का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है? इससे असट का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। इससे असट का निर्माण हो रहा है, कैलकुलेटर आ रहा है। फिर भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं है? क्योंकि ये मटेरियल नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? ये मटेरियल नहीं है। तो सारी की सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, तब जाके ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बताओ, बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। लिखे, अभी खत्म नहीं हुआ है। पूंजीगत व्यय में खूब सारा है, करीब 1.5 पेज है पूंजीगत व्यय में अभी। हाँ, सारवान नहीं है। सारवानता के कारण ही आप इसे नहीं होने के कारण ही आप इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हो। लेकिन ध्यान रखना, यही कैलकुलेटर यदि पान वाले की दुकान के पास चला जाए और पान वाले का टोटल टर्नओवर ही महीने का 5-7 हजार रुपए हो, तो वह जरूर जरूर इस खर्चे को कैपिटल मानेगा। तो एक बात आप रट्टा मत मार लेना कि एक व्यक्ति के लिए कोई खर्चा रेवेन्यू है तो हर आदमी के लिए वो रेवेन्यू होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए ये रेवेन्यू हो, और हो सकता है यही खर्चा किसी अन्य के लिए पूंजीगत हो। अरे क्लियर है ये बात? एक खर्चा, सेम खर्चा, एक के लिए कैपिटल हो सकता है और एक के लिए रेवेन्यू हो सकता है। तो लिखेंगे, ऐसा व्यय नंबर ए जिसका लाभ 1 से अधिक वर्षों तक प्राप्त हो, 1 से अधिक वर्षों तक प्राप्त हो। नंबर बी, जिससे फिक्स्ड एसेट का निर्माण हो, फिक्स्ड एसेट का निर्माण हो। नंबर सी, जो गैर आवर्तक, नॉन रैकरिंग प्रकृति का हो। नंबर डी, जिसकी राशि सारवान, मटीरियल हो, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। बताओ, ये समझ में आ गया आपके? यहां तक क्लियर है? ओके, अब सुनना,
कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही किसी नई एसेट की खरीद की दशा में, यदि आपने कोई न्यू एसेट खरीदी है, नई एसेट खरीदी है, तो उसकी खरीद की दशा में उसको खरीदने से लेकर कहां तक के खर्चे कैपिटल होते हैं। एक एसेट जो कि आपने बाजार से खरीदी, उसको खरीदने से लेकर कहां तक के खर्चे, तो ध्यान दीजिए इसका आंसर सही है अवेलेबल फॉर यूज, पुट टू यूज, प्रयोग में लेने योग्य स्थिति। सबसे राइट आंसर है अवेलेबल फॉर यूज। यदि ये ना मिले तो पुट टू यूज, प्रयोग में लेने योग्य स्थिति तक के सारे खर्चे पूंजीगत होते हैं। इसमें मार्ग का भाड़ा आ गया और स्थापना करने की मजदूरी आ गई। रास्ते का भाड़ा आ गया और स्थापित करने की मजदूरी आ गई। ये बात मेरे ख्याल से तुम लोगों को मालूम होगी। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर घुमा रहा हूं और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मुझे बताओ, मशीन विदेश से लानी है, मशीन विदेश से लानी है, तो ये बताइए डायरेक्टर मशीन देखने के लिए विदेश गए तो उनका भाड़ा, उनका जाने आने का भाड़ा, खाने का, होटल का खर्चा 2 लाख रुपए हुआ। चाइना में जाकर देख के आए मशीन खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, तो 2 लाख रुपए खर्च हो गए डायरेक्टरों के। तो मुझे बताइए वो डायरेक्टर मशीन देखने के लिए जब गए तो उनका खाना पीना भाड़ा, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाँ या ना? गजानंद का आंसर है नहीं, रामावतार का है नहीं, महेंद्र का है होगा। तो बच्चों इसका आंसर बड़ा डिप्लोमेटिक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। सर हाँ भी और ना भी कैसे हो सकता है? तो यदि आपने मशीन खरीदने का मानस बना लिया है और आप उस पर्टिकुलर मशीन को खरीदते हो, यदि आप उसको खरीद लेते हो, तो फिर वो भाड़ा, होटल फोटल सबका खर्चा मशीन की लागत में जुड़ जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद में आपने डिसाइड किया कि ये मशीन तो हमारे काम की ही नहीं है, ये मशीन हमारे उपयोग की नहीं है, ये हमारा पर्पज सॉल्व नहीं करेगी, तो ये पूरा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, आयगत व्यय माना जाएगा। गजानन बात समझ में आ गई? तो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज है वो पूंजीगत हो जाएगा यदि वो मशीन खरीद ली जाती है तो। ओके, तो यहां पर लिखेंगे एक नई एसेट को जब क्रय किया जाता है तो एसेट को परचेज करने से लेकर अवेलेबल फॉर यूज, पुट टू यूज, प्रयोग लेने योग्य स्थिति, उपयोग लेने योग्य स्थिति, उपयोग लेने योग्य स्थिति तक के सारे खर्चे संपत्ति की लागत का भाग होते हैं और पूंजीगत व्यय
माने जाते हैं। जैसे ट्रायल रन, लाने में लगा भाड़ा, एक्सेट्रा। तो ये सारे खर्चे भी पूंजीगत व्यय होते हैं और असेट की कॉस्ट में जुड़ते हैं, असेट की कॉस्ट में जुड़ते हैं। ट्रायल रन हो गया, लाने में लगा भाड़ा हो गया, ये सारे के सारे भी एसेट की कॉस्ट में जुड़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? इसमें इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, यदि संपत्ति क्रय उद्देश्य हेतु विदेश यात्रा की है, विदेश यात्रा की है, तो विदेश यात्रा का व्यय भी संपत्ति की लागत में जुड़ेगा यदि मशीन क्रय कर ली जाती है। परंतु यदि मशीन क्रय न करने का निर्णय लिया है तो यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर P&L में भेजा जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर P&L में भेजा जाएगा। बताओ, ये समझ में आ गया? ओके। अच्छा, अब एक चीज आपको वैसे भी मालूम होगी कि यदि आपने सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, तो आपको पता होगा कि कौन सा खर्चा भी पूंजीगत व्यय होता है। तो देखिए, जनरली लोग बाग ये बोलते हैं फर्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोलते हैं, जबकि इसका राइट आंसर है इसे प्रयोग में लेने से पहले किया गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसे प्रयोग में लेने से पहले किया गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस। लेकिन जनरल जो आदत चली हुई है और किताबों में भी लिखा हुआ है कि सेकंड हैंड एसेट के केस में फर्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस को एसेट की कॉस्ट का भाग मान लेते हैं। जैसे एग्जाम में लिखा हुआ है कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी तो और इस पर व्हाइट वॉश करवाया, पुताई करवाई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या नहीं? आपने एक बिल्डिंग खरीदी, इस पर पुताई करवाई, व्हाइट वॉश कराया, तो ये पूंजीगत व्यय होगा या नहीं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या नहीं? तो इसका आंसर है होगा। नहीं रामावतार, बिल्कुल होगा ये पूंजीगत, क्योंकि आपने बिल्डिंग खरीदी और जानकारी के अभाव में आप ये मानते हैं कि ये पुट टू यूज से पहले। हाँ, यदि रामावतार, यदि उसमें ये लिखा हुआ है एनुअल व्हाइट वॉश, क्या एनुअल, एनुअल का मतलब हिंदी में वार्षिक, वार्षिक पुताई खर्चा किया गया, वार्षिक मेंटेनेंस खर्चा किया गया, वार्षिक वर्ड आ जाए
तब आप उस खर्चे को पी एंड एल में डालोगे। आप समझ रहे हो बात को? तो बड़ा ही ढंग से पढ़ना पड़ेगा सवाल को कि इसका अर्थ क्या है, ये हमसे क्या पूछना चाहता है। जैसे ही वार्षिक, जैसे ऐसा लिखा हुआ है सेकंड हैंड एसेट खरीदी और उस पर एनुअल मेंटेनेंस खर्चा किया गया, तो एनुअल मेंटेनेंस का मतलब है ऐसा खर्चा जो हर साल किया जाएगा, तो फिर वो पी एंड एल में जाएगा। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है फर्स्ट मेंटेनेंस खर्चा किया गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। यहां पर यही बात सोचने वाली है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिख रहा हूं मैं, सेकंड हैंड एसेट को यदि क्रय किया जाता है तो प्रयोग लेने से पहले इस पर किया गया पहला रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। मुझे बताओ, एक एसेट को यूज लेने के बाद में, एक एसेट को प्रयोग लेने के बाद में जो खर्चा किया जाता है वो सदैव रेवेन्यू होता है या कैपिटल भी हो सकता है? एसेट को प्रयोग लेने के बाद में इस पर यदि खर्चा किया जाए तो वह रेवेन्यू और कैपिटल बोथ टाइप हो सकते हैं। तो बताइए कैपिटल कब हो सकता है? यदि एसेट को प्रयोग लेने के बाद भी ऐसा खर्चा जो कैपिटल बन जाए तो उसके लिए क्या शर्त होना जरूरी है? एसेट को प्रयोग लेने के बाद का खर्चा कैपिटल बनने के लिए कौन सी कंडीशन का होना आवश्यक है? तो देखो, लॉन्ग टर्म यूज। महेंद्र, आपका आंसर ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करूंगा। तो ध्यान दीजिए, शर्त यह है कि यदि एक एसेट को प्रयोग में लेने के बाद में ऐसा खर्चा किया जाए जिससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कमी आ जाए, समझ रहे हो ना, उसके परिचालन व्यय में कमी आ जाए, उस एसेट को ऑपरेट करने के खर्चे में कमी आ जाए, या फिर उस एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाए। लाइफ से बेटर वर्ड है कैपेसिटी। तो ध्यान रखना, दो में से कोई एक काम होना चाहिए। या तो इसके परिचालन खर्चे में कमी आ जानी चाहिए या फिर इसकी कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए। का सर मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक मोटरसाइकिल पर कितने आदमी बैठ सकते हैं? मोटरसाइकिल पर कितने आदमी बैठ सकते हैं? दो। एक तो चलाने वाला, एक पीछे बैठने वाला। अब आपने उसमें ऐसा जुगाड़ लगा दिया कि अब 4 आदमी बैठ सकते हो। साइड में ट्रॉली लगा ली, ट्रॉली लगा ली, हाँ बिल्कुल शोले फिल्म की तरह ट्रॉली लगा ली। अब आराम से 4 आदमी बैठ सकते हैं। तो वो ट्रॉली का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक तो ये हो गया। एक आपने इसको प्रयोग में लेने के बाद में ऐसा इंजन का काम कराया, इंजन का ऐसा काम कराया कि गाड़ी 60 का एवरेज देने की बजाय 200 का एवरेज दे रही है। तो मुझे बताइए, परिचालन खर्चे में कमी आ गई कि नहीं आ गई? परिचालन खर्चे में, हाँ, सिनेमा हॉल की सीटिंग, वो कैपेसिटी बढ़ गई। सिनेमा हॉल की सीटिंग में वो कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये खर्चा भी कैपिटल होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसका जवाब दो। आप गाड़ी की सर्विस करवाते हो, गाड़ी की सर्विस करवाते हो, मोटरसाइकिल की सर्विस करवाते हो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद।
क्या सर्विस के बाद उसका एवरेज बढ़ जाता है, हाँ या ना? गाड़ी की सर्विस कराने के बाद में उसका एवरेज बढ़ जाता है, हाँ या ना? नहीं बढ़ता। पता ही नहीं हो तो मैं आपको बताऊं, सर्विस करवाने से एवरेज बढ़ता नहीं है, एवरेज मेंटेन होता है। यानी जैसे कंपनी ने बोला कि गाड़ी एवरेज देगी 60 का, तो आप चलाते हो तो वो 55 का एवरेज देती है। आप 55 चलाते रहते हो, सर्विस नहीं करवाते हो, तो वो 55 से गिरते 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 53, 52, 50, 48, 45 तक पहुंच जाता है, और फिर वापस सर्विस करवाते हो तो वापस 55 तक पहुंच जाता है। तो ध्यान रखना, इसे एवरेज बढ़ना नहीं कहते। गाड़ी की सर्विस कराने पर एवरेज मेंटेन होता है, बढ़ता नहीं। बात समझ में आ गई? जो गिर गया था वो वापस से पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाता है। एवरेज बढ़ना तो उसे कहते हैं कि 55 दे रही थी और फिर ऐसा काम कराया कि अब 100 का एवरेज देने लग गई। दोनों में फर्क समझ में आया? तो गाड़ी की सर्विस कराने पर एवरेज मेंटेन होता है, एवरेज बढ़ता नहीं। हाँ, इंजन में आपने ऐसा काम करा लिया कि ऐसा पुर्जा लगा दिया, ऐसी चीज लगा दी कि अब एवरेज ही 100 का देने लग गई, तब तो फिर वो सर्विस का खर्चा पूंजीगत व्यय होगा। अरे क्लियर है? ओके, इसमें लिखेंगे किसी एसेट को प्रयोग में लेने के बाद ऐसे व्यय किए जाए जिससे इसकी दक्षता, क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाए, अथवा परिचालन खर्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कमी आ जाए, तो ऐसे वे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। ऐसे वे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। कॉपी हो गया? एग्जाम्पल जो आप बोल रहे थे, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम में काफी बार आ रखा है, लेकिन इतना पुराना हो चुका है कि एग्जाम में आने की चांस कम है। वही सिनेमा हॉल वाला। सिनेमा हॉल की दर्शक क्षमता बढ़ाने में किया गया व्यय समझ गए? यदि एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आया, एक बिल्डिंग की पुताई कराई, बताओ ये कौन सा व्यय है? आपने अपनी बिल्डिंग की पुताई कराई, ये कौन सा व्यय है? रेवेन्यू है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन एग्जाम में ये लिखा हुआ है कि आपने अपनी बिल्डिंग पर एपटेक की पुताई कराई। एपटेक की पुताई कराने से एसी के खर्चे के अंदर 25% की बचत हुई। एपटेक की पुताई से क्या कि सूरज की रोशनी जो पड़ती है ना, तो टकराकर वापस चली जाती है, कमरे गर्म नहीं होते। हाँ हाँ, एशियन पेंट का कलर आता है।
और चाइना में तो जाने ऐसा कलर आ गया कि जो 25% क्या कि वो पूरी की पूरी रोशनी को ही वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, तो अंदर बिल्कुल कूल रहता है। तो ऐसी पुताई भी अब आने वाली है जो भाई साहब एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठंड पड़ेगी अंदर कमरे के। तो बताओ वो खर्चा कौन सा खर्चा है? वो खर्चा फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आयगत व्यय के अंदर क्या आ गई है? कमी आ गई है। नेक्स्ट टू, हाँ, नई मशीन, नई मशीन को स्थापित करने के लिए छोटी मशीन को हटाने का खर्चा, छोटी मशीन को हटाने का खर्चा। यदि आप किसी नई मशीन को लगाना चाहते हो, उसके लिए आपको छोटी मशीन को हटाना पड़ रहा है, तो हटाने का खर्चा भी पूंजीगत व्यय होगा। इसके अलावा आपको मालूम होगा एक इम्पॉर्टेंट खर्चा है कि किसी बिल्डिंग को बनाने में, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या किया जाता है? किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए साइड में क्या बनाई जाती है? टीन शेड, टेम्पररी झोपड़पट्टी। तो किसी बिल्डिंग को बनाने में टेम्पररी बनाई गई झोपड़पट्टी का खर्चा जो होता है वो पूंजीगत व्यय होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग निर्माण के लिए मजदूरों को रहने के लिए, कारीगरों को रहने के लिए आपने टीन शेड की, कुछ कच्ची ईंटों की झुग्गियां तैयार कर दी जिसमें 2.5 लाख रुपए खर्च हुए, तो ये 2.5 लाख रुपए बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, जब बिल्डिंग बनकर पूरी तैयार हो जाएगी तो ये झोंपड़पट्टी बची रहेगी या उसे फेंक देंगे? तो इस झोंपड़पट्टी को बेचने का जो पैसा आएगा उसका क्या करेंगे? जैसे जब झोंपड़पट्टी बनाई थी तो 2.5 लाख रुपए लगे, और जब बिल्डिंग पूरी बन गई तो इस झोंपड़पट्टी को बेचने पर 20,000 रुपए मिले। तो यस, तो ये जो पैसे मिलते हैं लास्ट में इस झोंपड़पट्टी, टीन, पत्थर जो भी है उनको बेचने पर, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में से क्या हो जाते हैं? लेस हो जाते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं, ओवरऑल बिल्डिंग की कॉस्ट को कम कर देते हैं। तो ये लिखेंगे, किसी नई बिल्डिंग, नई बिल्डिंग के निर्माण के समय अस्थायी रूप से बनाई गई झोंपड़ियों का व्यय भी पूंजीगत होता है। बिल्डिंग निर्माण के बाद इन झोंपड़ियों को हटा दिया जाता है और इनके अवशेष को बेचने पर मिली राशि को बिल्डिंग की कॉस्ट में घटा दिया जाता है। बिल्डिंग की कॉस्ट में से घटा दिया जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया कॉपी?
वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। पेट्रोल की कार है और आप जानते हो पेट्रोल की कार में जो पेट्रोल डाला जा रहा है उसका भाव है 100 रुपए से ज़्यादा। राजस्थान में तो 100 रुपए से ज़्यादा ही है, 110, 110 के आसपास है। हाँ, 111 रुपए, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, इस पेट्रोल इंजन की कार में आपने सीएनजी किट फिट कराया, सीएनजी किट फिट कराया, ये खर्चा कैपिटल में जाना चाहिए या रेवेन्यू में जाना चाहिए? कैपिटल में जाएगा। ये खर्चा कैपिटल में जाएगा क्योंकि इससे, हाँ क्यों जाएगा ये कैपिटल में, क्यों जाएगा ये खर्चा कैपिटल में? क्यों जाएगा? क्योंकि इससे एक काम हो रहा है, जो शर्त पूरी हो रही है। नहीं, कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है राम अवतार। राम अवतार जो आपने लिखा है कैपेसिटी, कैपेसिटी का तो कोई नहीं। हाँ, इससे खर्चों में कमी आ रही है। परिचालन खर्चों में क्या आ रही है? कमी। परिचालन खर्चों में क्या आ रही है? कमी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। आपने कुछ लोगों को ये बोला कि मैं तुम्हें 500 रुपए देता हूं, तुम इस गाड़ी के धक्का लगाना। तो उन आदमियों ने धक्का लगाया आराम से। 500 रुपए के 10 आदमी रख दिए जिन्होंने पूरे दिन भर धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की। बताओ खर्चों में कमी आई कि नहीं आई? गाड़ी भी चल रही है, खर्चा। तो बताओ उन आदमियों को जो 5,000 रुपए दिए वो कैपिटल होंगे या रेवेन्यू होंगे? गाड़ी का धक्का लगाने के लिए 10 आदमी रखे 500-500 के हिसाब से, और उन्होंने गाड़ी के धक्का लगाया और जहां आपको जाना है वहां पर पहुंचा दिया। बताओ आयगत खर्चों में कमी आ गई? कैपिटल है या रेवेन्यू है? रेवेन्यू है। क्यों रेवेन्यू क्यों है?